Hello everyone. Today we are going to discuss about isotopes and isobars. तो सबसे पहले बात करेंगे isotopes की. Isotopes क्या होते हैं? Having same atomic number but different atomic mass. Having same atomic number but different atomic mass are called isotopes. इसका मतलब ये हुआ कि इनका एटॉमिक नंबर सेम मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको क्या मिलेंगे? सेम, बट उनका मास क्या मिलेगा? डिफरेंट. तो हम बात कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ही एटॉमिक नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से इसमें क्या रहेंगे? डिफरेंट एटॉमिक मास बन जाएगा. इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ये है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है. लास्ट टाइम हमने डिनोट करना सीखा था कि नीचे की तरफ क्या रहेंगे? एटॉमिक नंबर रहेंगे, और ऊपर की तरफ क्या आएगा? उसका मास आएगा. तो हमने देखा कि 1 1 1 एटॉमिक नंबर तीनों का ही क्या है? 1 है. इधर क्या आएगा? 1 2 एंड 3. ये क्या हुआ? इसका मतलब इसका एटॉमिक मास अलग है, मास अलग है. दैट मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में क्या है? डिफरेंस आ रहे हैं. ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन, लेकिन इसका एटॉमिक मास 2 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें एक न्यूट्रॉन होगा. और इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से क्या बन रहे हैं? आइसोटॉप्स बन रहे हैं. अगर हम दूसरे की बात करें एग्जाम्पल की, तो क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन 17 नंबर पे आता है. क्लोरीन 17 और इसका 35, और ये क्या आ जाएगा? 37. तो क्लोरीन क्या है? 35 और 37 दो अलग अलग हमें आइसोटॉप इसके मिलते हैं. इसके अलावा अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर भी 3 आइसोमर्स हमें मिलेंगे. कार्बन के 12, 13 एंड 14. कार्बन 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 6 6 एंड 6. कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. ये भी क्या है? आइसोमर्स हैं कार्बन के. और इसके अलावा और भी आइसोमर्स हैं, जैसे ऑक्सीजन के हैं 16, 17 एंड 18. ऑक्सीजन का भी हमें आइसोमर मिलेगा. ऑक्सीजन 8 नंबर पे, 16, 17 एंड 18. तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन के, कार्बन के, हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, सबके सब हमें क्या मिल रहे हैं? आइसोमर्स मिल रहे हैं. यानी कि ये जो एक सिंगल एटम है वो कई फॉर्म में हमें एग्जिस्ट करता हुआ मिल रहा है. तो ये तो हो गई आइसोटॉप्स की बात. तो ये कहते हैं कि ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो हमें आइडेंटिकल मिलेंगी. ठीक है, ये तो था इसके बारे में. अब देखिए, कई बार हम ये देखते हैं कि हमें जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शंस में मिलता है. फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि हमें जो कंप्लीट उसका जो डिजिट है वो नहीं मिलता. जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का मास 35.5 U मिलता है. ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि क्लोरीन क्या है? आइसोटॉप में एग्जिस्ट करता है. तो हम इसका एवरेज मास लेके चलते हैं. एवरेज मास कैसे लेंगे? देखिए कि जो बोलते हैं कि क्लोरीन जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 35 और 37, जिसमें दो अलग अलग मास हमारे पास है. एक 35 है और एक 37 है. और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 एंड 17. तो ये जो 35 वाला है उसकी अमाउंट जो है वो 75% हमें नेचर में मिलती है, और इसकी जो अमाउंट है वो 25% हमें नेचर में मिलती है. 100% में से बात करें तो ये हमें 75 और ये हमें 25 के रेशियो में मिलता है. इसीलिए क्लोरीन का जो मास है, जब हम उसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 35.5. देखिए कैलकुलेट करके देखें तो एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 35% वाला कितना है? 35 वाला है 75%, और 37 वाला कितने परसेंट है? 25%. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसका आ जाएगा 26.25 एंड इसका आ जाएगा 9.25. तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
35.5। इससे हमें ये पता लग गया कि जो क्लोरीन का मास है वो 35.5 लेके चलते हैं, ना हम 37 लेते हैं, ना ही हम 35 लेते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, एवरेज मान के चलते हैं, जिसका आंसर क्या आएगा 35.5। तो ये हो गया हमारा आइसोटॉप के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक था। लेकिन एक दो न्यूमेरिकल्स भी आपकी बुक में गिवन है, वो भी आप देख लें कि अगर मान लो आपको पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो सेम इसी तरीके से इसमें से माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने और इसमें निकालने तो दोनों में आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, इसमें जैसे कितने होंगे, 35 में से 17 को माइनस कर दो, जो आएगा वो उसके न्यूट्रॉन है। इसमें 37 में से इसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो इसके न्यूट्रॉन है। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 18, तो इसमें कितने मिलेंगे आपको 20। तो 20 न्यूट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन, दोनों में न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रोमीन अकर्स इन द नेचर मेनली इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोमर्स आइसोटॉप्स, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81। इफ द अबंडेंस ऑफ ब्रोमीन 79 आइसोटॉप इज 49.7%। जैसे इन्होंने 75% ये दे रखा है, यहाँ क्या आ जाएगा 49.7% और दूसरे में क्या आ जाएगा 50.3%। जो दूसरे में इन्होंने दे रखी है वैल्यू ब्रोमीन 81 की वो है 50.3%। तो इसका एवरेज निकालना है। तो हमने करना क्या है, जस्ट उसको कैलकुलेट करके दिखाना है कि इस तरीके से हम ब्रोमीन का जो क्या निकाल सकते हैं, हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमें वैल्यू दे रखी है वो है ब्रोमीन 79 35, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमें दे रखी है 81 35। 81 और 31 ये है ब्रोमीन। तो इसकी जो परसेंटेज हमें दे रखी है वो है 49.7% और 81 की जो परसेंटेज हमें दे रखी है दैट इज 50.3%। ये दो अलग अलग हमें वैल्यूज दे रखी है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 79 इंटू 49.7/100 प्लस ये क्या करेंगे 81 इंटू 50.3 डिवाइड बाई 100। इन दोनों को क्या निकाल लेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। जब इसका एवरेज निकाल लेंगे तो इसका आंसर कितना आता है, जैसे 82। तो इसका 79 भी नहीं है, 81 भी नहीं है, इसका कितना आएगा 80 आएगा। तो ये इसका क्या निकल गया, मास निकल गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो था हमारा आइसोटॉप्स के बारे में सारा। अब देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में भी हम साथ के साथ बात कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ये वो आइसोटॉप्स होते हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से कुछ रेज, जो कहते हैं कि रेज एमिट करते रहते हैं, जिनमें 3 रेज का नाम है अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। 3 रेज को क्या करते हैं, अपने अंदर से एमिट करते हैं, जिसमें गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्यों अपने अंदर से एनर्जी को, रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से और एनर्जी जो है उसको एमिट करते रहते हैं ताकि वो खुद क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो हमें जो है इसकी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जाती है वो है एप्लीकेशंस, जो हमें पढ़नी है इसके अंदर एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन की बात करता हूं तो यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 इसका यूज हम किस में करते हैं, इसका यूज हमारे थर्मल पावर प्लांट के अंदर करते हैं हम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। ये एक रेडियो आइसोटॉप्स है जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो यूरेनियम 235 का यूज इस तरीके से होता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं जिसका हम मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हम बात करें तो ये इसके अंदर एक एग्जाम्पल है आपका ट्रेसर की फॉर्म में यूज करने वाले हैं, जिसका हम एग्जाम्पल देंगे आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74
ये किस में यूज कर सकते हैं? एज अ ट्रेसर। ट्रेसर का मतलब किसी चीज को ट्रेस करने में। और इसके अलावा एक सोडियम 24 है, सोडियम 24, जिसका यूज ब्लड क्लॉट को चेक करने में यूज किया जाता है। ब्लड क्लॉट्स कि बॉडी में कहीं ब्लड के कहीं क्लॉट्स तो नहीं बने हुए, उसको चेक करने के लिए हम सोडियम 24 का यूज करते हैं। आर्सेनिक 74 का यूज हम एज अ ट्रेसर की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 ये इसका यूज हम कैंसर में करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, डिटेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक आयोडीन का यूज है, आयोडीन 131, इसका यूज हम गॉइटर में करते हैं। गॉइटर एक डिजीज है जो आयोडीन की कमी से होती है, तो आयोडीन का यूज हम किस में करते हैं? गॉइटर में यूज करते हैं। इसके अलावा कहीं भी हम रेडियो आइसोटॉप्स की बात करें तो कहीं किसी पाइप में लीकेज है, पाइप में लीकेज है, कहीं किसी गैस पाइप में या पेट्रोलियम की पाइप में लीकेज है, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का। ये बोलता है कि लीकेज इन द मेटल पाइप्स एंड अ सॉल्यूशन ऑफ द रेडियो आइसोटॉप्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाइपलाइन। अगर वो उसमें से लीक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर इसकी लीकेज हो रही है। तो ये तो सारा हो गया आइसोटॉप्स के बारे में, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में। ये सारी एप्लीकेशन इसकी हमने इसमें कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो है वो है आइसोबार्स। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आइसोबार की। आइसोबार्स जो है आइसोटॉप का जस्ट उल्टा ही है। उसमें आपने लिखा कि उसमें सेम एटॉमिक नंबर मिलते हैं, लेकिन इसमें सेम एटॉमिक मास मिलेगा। सेम एटॉमिक नंबर की जगह आपको क्या मिलेगा? सेम एटॉमिक मास मिलेगा। उसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोबार्स। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या मिलेंगे आपको? एटॉमिक नंबर वो आपको डिफरेंट मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। मेरे पास एग्जांपल है, जैसे मैं बात करता हूं आर्गन और कैल्शियम की। आर्गन और कैल्शियम की। आर्गन 18 नंबर पे और ये 20 नंबर पे। इन दोनों का ही मास कितना होता है? 40-40, यानी कि सेम एटॉमिक मास। इन दोनों का मास क्या है? 40 एंड 40, तो एटॉमिक मास दोनों का ही क्या है? सेम। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या मिल रहे हैं आपको? अलग अलग। दैट मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या मिलेंगे आपको? अलग मिलेंगे। लेकिन आइसोटॉप्स की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट थे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। उल्टा बोल गया मैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें डिफरेंट थे आइसोटॉप्स में, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट। इसमें 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? 20। तो इसलिए आइसोटॉप और आइसोबार हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और भी अगर कोई एग्जांपल आपको मिले तो आप वो कर सकते हैं। तो ये भी आपका ये क्या था? आइसोबार के बारे में पेपर में आ जाए आइसोटॉप आइसोबार, तो दोनों के अंदर डिफरेंस काफी बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटॉप और आइसोबार में क्या डिफरेंस है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। मेन जो इसमें से क्वेश्चन बनता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस आती हैं, और दूसरा आइसोटॉप आइसोबार के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक साइंटिस्ट था जे.जे. थॉमसन। इसने क्या किया? 1897 के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब लेता है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला गया है। जिसको इसने आगे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा है, और इसमें इसने क्या फिल की हुई है? एक गैस। ये खुद क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब। इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है जिसमें इसने 2 टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 टर्मिनल्स लिए हैं, और इसमें जो है वो लो प्रेशर की गैस है।
गैस किस प्रेशर पे है? लो प्रेशर पे। लो प्रेशर में इसमें गैस फिल है एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो ये साइंटिस्ट क्या करता है, इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पास करवाता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू टर्मिनल्स। जब इसमें हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है, लेकिन प्रेशर क्या रहता है गैस का? लो प्रेशर, और वोल्टेज क्या रहती है? हाई वोल्टेज, हाई रहती है। तो वोल्टेज जब हाई रहती है तो ये देखते हैं कि स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स क्या रहती है? गिवन आउट बाय द कैथोड। जो कैथोड से स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल बाहर की तरफ निकलते हैं, और उन्हीं को इसने नाम क्या दे दिया? कैथोड रेज। इसी का नाम क्या दिया इसने? कैथोड रेज। जो देखिए एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो ये कहते हैं स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, कहां से? कैथोड साइड से। कैथोड कौन सा साइड होता है? जहां नेगेटिव हो। एनोड कौन सा साइड होता है? जहां पॉजिटिव हो। तो कैथोड में से कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, जिसको उसका नाम क्या दे दिया? कैथोड रेज नाम दे दिया। तो कहते हैं कि कैथोड रेज जो है वो उन्हीं पार्टिकल की वजह से बनी है। तो कहते हैं कि जब जो मास और उसका चार्ज है कैथोड रेज का, उन पार्टिकल का, वो उस गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मास एंड चार्ज वो किस पे डिपेंड नहीं करता? वो गैस पे डिपेंड नहीं करता। किसका? जो माइन्यूट पार्टिकल्स जो हमने कैथोड की बात की, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि इसी का नाम क्या दिया? जो माइन्यूट पार्टिकल्स एक स्ट्रीम की फॉर्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी को उसने कैथोड रेज नाम दे दिया। लेकिन वो कैथोड रेज जो माइन्यूट पार्टिकल्स थे, उस पे उसने देखा कि उस पे चार्ज कौन सा है। तो उस चार्ज की बात करें तो उस पे कौन सा चार्ज था? उस पे नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज उसने देखा कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो उसने इसको क्या नाम दिया? आगे इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। नेगेटिव चार्ज को क्या बोला इसने? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब जो जे थॉमसन है वो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है? वो ऐसे एक्सप्लेन करता है कि जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो लो अमाउंट में प्रेशर में गैस फिल की हुई है, जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? उस पार्टिकल को तोड़ देती है। किसको? उस गैस के पार्टिकल्स को। और पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और उसी को उसने नाम क्या दे दिया? कैथोड नाम दे दिया। तो वो जो पार्टिकल्स हैं, जो वो गैस है, वो क्या कंटेन कर रही है? वो इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रही है। जब हाई वोल्टेज सप्लाई की जाती है, तो हाई वोल्टेज की वजह से वो जो गैस है वो अपने पार्टिकल्स को बाहर निकालती है, और वही जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वो उसका नाम क्या है? उसका नाम ही इलेक्ट्रॉन है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें बताया गया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1840 यू ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, कि 1 हाइड्रोजन के मास का 1/1840 होगा। अगर हम रिलेटिव मास की बात करें तो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 यू। ठीक है, ये हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम क्या है? इसकी यूनिट है COULOMB, कूलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये हमने मेंशन कर दिया, इतना होता है इसके ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो E. गोल्डस्टीन ने की थी। E. गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। तो देखो ऐसा है कि अगर मान लो हम बात करें कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमने कैथोड रेज की अभी भी बात की थी,
तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम के अंदर मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम ये बात भी कहते हैं कि जो एटम होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी एक चार्ज नहीं होगा, बल्कि एक और चार्ज ऐसा होगा जो उसको न्यूट्रल किए हुए रखेगा। दैट मीन्स वो चार्ज कौन सा होगा, वो नेगेटिव का उल्टा कौन सा होता है, पॉजिटिव। यानी कि नेगेटिव को जो न्यूट्रलाइज करेगा वो कौन होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए ये एक टॉपिक बन गया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी भी, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज भी किसी एटम के अंदर होता है जिसकी वजह से एटम जो है वो पॉजिटिविटी यानी कि न्यूट्रल वो अपने आप को न्यूट्रल शो करता है। तो हम बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो ई गोल्डस्टीन ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। तो कैसे की थी, वही सेम, इसने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसमें भी वही सेम कुछ सब कुछ है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में इसने क्या किया था, वही लो प्रेशर के ऊपर एक गैस को फिल किया। इसमें भी लो प्रेशर की गैस है, लो प्रेशर गैस। और वही इसने क्या किया, हाई वोल्टेज ले लिया और हाई वोल्टेज ले लिया। इसमें भी वही पॉजिटिव वही नेगेटिव, यानी कि ये एनोड और ये क्या बन गया, कैथोड। अभी हमने देखा कि जो कैथोड रेज निकलती हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड यानी कि नेगेटिवली साइड एरिया से कैथोड रेज हमने देखी थी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो जैसे ही हाई वोल्टेज हम लो प्रेशर एरिया की गैस के ऊपर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के साथ में इसमें से भी स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, जो कि प्रोटॉन साइड से यानी कि एनोड साइड से बाहर निकलते हैं और एक स्ट्रीम की फॉर्म में निकलते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड रेज। उसका नाम क्या था, कैथोड रेज। तो कहते हैं कि एनोड रेज जो है वो बाहर निकलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ये। और ये जो मास एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स है वो डिपेंड करता है उसकी गैस पे। मास और चार्ज किस पे डिपेंड करता है, ये गैस पे। लेकिन हम पिछली बार हमने देखा कि जो मास एंड चार्ज है वो कभी भी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता इन द केस ऑफ कैथोड, बट इन द केस ऑफ एनोड मास एंड चार्ज किस पे डिपेंड करता है, गैस पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट गैस हैविंग डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलेंगे, उसके अंदर हमें प्रोटॉन्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें हाइड्रोजन गैस की। तो हाइड्रोजन का लाइटेस्ट होता है, लाइटेस्ट गैस भी, लाइटेस्ट इसका प्रोटॉन है। प्रोटॉन भी क्या मिलेगा आपको, लाइटेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या मिलेगा आपको, एक सिंगल प्रोटॉन मिलेगा। हाइड्रोजन के अंदर आपको एक सिंगल प्रोटॉन मिलेगा और सबसे लाइटेस्ट गैस है। और हाइड्रोजन एटम सबसे लाइटेस्ट एटम, लाइटेस्ट भी क्या है, एटम है, लाइटेस्ट एटम ये आपको मिलेगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करें कि हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन है, लेकिन इसमें गोल्डस्टीनर ने कैसे इसको डिस्कवर किया, कैसे इसको एक्सप्लेन किया। तो गोल्डस्टीनर ये बात कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज जो कैथोड जब माइन्यूट पार्टिकल्स बनते हैं, तो जैसे ही कैथोड रेज बाहर निकलती है उसके अपोजिट में क्या होता है, एनोड जो है वो बनता है। एनोड जो है वो उसी टाइम फास्ट मूविंग प्रोटॉन जो है वो बनते हैं। और फास्ट मूविंग प्रोटॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसके अपोजिट में क्या निकलेंगे, प्रोटॉन की क्या होगी, एक स्ट्रीम बनेगी, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, एनोड रेज नाम दे दिया। तो यही बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोजन गैस के अंदर हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम पास करते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और रिमूवल ऑफ द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए हाइड्रोजन एटम, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। और ये इनको क्या नाम दे दिया हमने, प्रोटॉन नाम दे दिया। अब देखिए हर किसी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन के नंबर भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे लाइटेस्ट की बात करें तो वो है हाइड्रोजन। तो ये था आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। बात करें अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की, कितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो कहते हैं कि जितना हाइड्रोजन का एक्चुअल खुद का मास होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसी के मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, लॉस।
हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, जो अंदर बचा हाइड्रोजन का मास वही प्रोटॉन के इक्वल मास के वही प्रोटॉन का मास होगा, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ही एक्चुअल मास होगा किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, अगर हम रिलेटिव उसकी बात करें कि इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो हम वो बोलेंगे 1u है, क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का मास कितना होता है 1u, और हमने अभी कहा प्रोटॉन का भी किसके बराबर है 1u के। तो ये एक चीज और देखी जाती है कि इलेक्ट्रॉन के मास का कितना है, तो इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स है, क्योंकि वो क्या था इसका 1 बाय डिवाइड में था, तो ये उसका 1840 टाइम्स जो क्या रहेगा उसका मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इसके बाद बात करें एब्सोल्यूट मास की, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है इसका एब्सोल्यूट मास। और अगर बात करें प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज की, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो सेम ही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ये चार्ज किस पे है, प्रोटॉन के ऊपर है, इक्वल टू एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इक्वल होगा तभी ही एटम क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रल मिलेगा। तो इसीलिए इसके ऊपर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मास एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक in 1932 जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी 1932 में। तो जेम्स चैडविक के दिमाग में क्या आइडिया आता है कि वो कहते हैं कि कार्बन की जो अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो वेरी स्मॉल होने के कारण इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो फिर भी उसने देखा कि ये जो 12 मास कार्बन का बनता है, कार्बन की बात कर रहे होंगे यहाँ पे, कार्बन के अंदर प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये बोलता है कि फिर इसका जो मास है वो 12 कैसा है, कैसे हुआ। तो 12 कैसे हुआ, देखिए जो 12 मास है वो किसकी वजह से हुआ, इसका मतलब न्यूट्रॉन की वजह से हुआ। तो ये कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन है इसका मतलब जो मास है इसका मतलब वो आपको पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर के अंदर होते हैं, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर बीच में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। और वो बोलते हैं प्रोटॉन तो चलो 6 है लेकिन मास 12 कैसे है, इसका मतलब कुछ और पार्टिकल्स भी हैं लेकिन उसका चार्ज कुछ नहीं था, इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि न्यूट्रॉन में नो चार्ज होता है, लेकिन इसके अंदर इसका मतलब कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे, 6 और न्यूट्रॉन मिलेंगे, जिसकी वजह से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, जो इसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बोलते हैं लेकिन हाइड्रोजन एटम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इसका एक्सेप्ट है। वो कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या मिलेगा आपको, सिर्फ प्रोटॉन से मिलेंगे ओनली 1, इसमें कोई भी तरीके का न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए क्या बोला गया है कि दिस इज एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल द अनदर एलिमेंट्स। तो ये थी इसकी डिस्कवरी के बारे में। अब इसके बाद मास की बात करें कि इसके अंदर कितना मास होता है, तो मास जो है वो इसका होता है 1 यूनिट इसका मास रहता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन का। और चार्ज की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर एज सच कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव था, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हमने बात की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो 6 + 6 क्या आ गया, इसका टोटल मास कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये तो था आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें जो मॉडल्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, जो मॉडल्स दे रखे हैं, थॉमसन मॉडल, जे रदरफोर्ड मॉडल, ये सब मॉडल्स आपने नहीं करने, बिकॉज ये अभी सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ उतना ही करेंगे जितना इसके अंदर हमें मेंशन है। ये इस बार आपकी कट हो चुके हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।